हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको क्या करवाया था, लास्ट चैप्टर में ध्यान आपको लास्ट चैप्टर में मैंने करवाया था एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट तक, ठीक है। उसके बाद जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हमने डिफाइन कर दिया था, तो मास लेंथ एंड टाइम आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं, अब उनकी मेजरमेंट के बारे में देखते हैं कि मास लेंथ और टाइम को मेजर कैसे करेंगे, उनको मापेंगे कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने से भी पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि लेंथ क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ? कभी नहीं सोचा लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं। यानी कि दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं सिंपली। अब देखिए, लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको मैं कैटेगराइज करता हूं दो पार्ट्स में, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलग अलग मेथड क्यों बताए आपको। डायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि जिन डिस्टेंसेस को हम उसके पास जाके असेसिबल बोल सकते हैं। असेसिबल का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्केल यूज़ करूँगा या कोई और ऐसी डिवाइस यूज़ करूँगा जिससे इसकी लेंथ मेजर हो सके। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे एसेसिबल हैं उनकी जो लेंथ हम मेजर करते हैं वो कौन से फिनोमिनन में आएंगे, डायरेक्ट मेथड में आएंगे। और ऐसी डिस्टेंसेस जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस हो, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वो कौन से मेथड में आएंगे, इनडायरेक्ट मेथड में आएंगे। तो इसलिए लेंथ को मेजर करने के दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड और सेकंड आपने ध्यान देना है इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, समझ आ रहा है। डायरेक्ट मेथड हम ऐसे भी बोल सकते हैं जब मॉडरेट लेंथ को मेजर करना हो, और जब वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना हो, तो हम कौन से मेथड को करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास दो हुए मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। देखिए, जो डिस्टेंसेस मॉडरेट होती हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, मीटर स्केल से कर सकते हैं भाई, स्क्रू गेज से कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये डिवाइसेस हैं, ये प्रैक्टिकल में यूज होती हैं। स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, फिजिक्स का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना +1 में, तो उनमें स्टार्टिंग में आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर का यूज करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बताएंगे आपको प्रैक्टिकल के अंदर। तो मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, ये वो डिवाइसेस हैं जिनको हम डायरेक्ट मेथड में लेंथ की मेजरमेंट करते वक्त यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बेसिकली तब यूज होता है जब ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो, हमारी पहुंच के अंदर हो, जब हम ऑब्जेक्ट के पास जाके उसको इजीली कंपेराइज करते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और आपसे डिस्कस कर लेता हूं इसी के साथ। देखिए, जो ये डिवाइसेस हैं जैसे कि मीटर स्केल है, मीटर स्केल की अपनी एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी मतलब ये कहाँ तक कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो हर डिवाइस की अपनी क्या होती है, एक एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो मीटर स्केल की एक्यूरेसी को ध्यान रखना आपने 0.1 सेंटीमीटर। आप 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं या फिर
10⁻³ मीटर। यानी कि जो मीटर स्केल होता है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ लेंथ को मेजर करता है, और ऐसी कोई डिवाइस जो मिनिमम डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सके विद एक्यूरेसी, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट वो होता है जब कोई डिवाइस किसी वैल्यू को विद एक्यूरेसी मेजर कर सकती है, उस वैल्यू को उसका क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। जैसे कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट से लिस्ट कितना मेजर कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 10⁻³ मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर का भी लिस्ट काउंट मैं लिख देता हूँ, ये याद करना आपने, 0.01 सेंटीमीटर होता है, और इसकी एक्यूरेसी कितनी होएगी? 10⁻, इसको और क्या लिख सकते हो? 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हो। ठीक है। सिमिलरली स्क्रू गेज की कितनी होती है? ये ध्यान रखना है, स्क्रू गेज या स्फीरोमीटर दोनों सेम होती है, 0.001 सेंटीमीटर होती है, और 10⁻⁵ इनकी मीटर के अंदर वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वे स्केल हैं जिनको हम डायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लेंथ कोई डायरेक्ट मेथड से ही मेजर हो सके, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कौन से मेथड की? इनडायरेक्ट मेथड की। और इनडायरेक्ट मेथड में जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी होती है, दैट इज इनएसेसिबल, वो हमारी पहुंच के अंदर नहीं होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अर्थ पे खड़े खड़े आपने किसी प्लैनेट की, दूर प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उसकी डिस्टेंस आप कैसे मेजर करेंगे? इतना लंबा स्केल आपके पास कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके बहुत दूरी पे एक हिल है, मान लो कोई पहाड़ है, तो उसकी डिस्टेंस आपने मेजर करनी है, तो उतना लंबा भी स्केल नहीं है हमारे पास। हाँ, मीटर स्केल का यूज़ करेंगे या फिर किलोमीटर्स की टर्म में उसको मेजर करेंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा अपने को। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड हम अच्छे से करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, देखो, जब वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना पड़े और ऑब्जेक्ट जब असेसिबल ना हो, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो हम देखते हैं इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो हम करेंगे। देखिए, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ पहले उनके नेम। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज, ये पढ़ेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज में हम जो मेथड करेंगे दैट विल बी पैरालैक्स मेथड। कौन सा पढ़ेंगे? पैरालैक्स मेथड। ठीक है। या जैसे कि नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डायामीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायामीटर अगर हमने मेजर करना है, ठीक है। मेजरमेंट बाय रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड को हम इको मेथड भी बोल सकते हैं, ये इको मेथड भी हो सकता है। ठीक है। इको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साउंड पे डिपेंड है। इको पता है ना, द रेपिटेशन ऑफ साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद अगर साउंड बार बार गुंजन क्रिएट करे, अगर साउंड है वो वाइब्रेट करे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में खड़े हैं, ठीक है, आपने ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो आवाज़ लगाने के कुछ सेकंड बाद आपको क्या होती है? अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? इको क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन मेथड में हम देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल शीट की या फिर किसी मेटालिक ब्लॉक की हम थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ हिल। किसी हिल की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, या इसमें रेडार मेथड आएगा।
जैसे उड़ते हुए एरोप्लेन की अगर हमने डिस्टेंस पता करनी हो कि वो किस लोकेशन पे है, तो उससे क्या करेंगे, हम रेडार मेथड में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई अंडर वाटर अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, मान लो जैसे कि वाटर के अंदर कोई ऑब्स्टेकल है और उसकी डिस्टेंस को आपने पता करना है पानी के अंदर ही, तो उसमें क्या करेंगे, सोनार मेथड का यूज करेंगे। देखो रेडार का फुल फॉर्म क्या होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा, ये याद रखना है। वैसे मैं टॉपिक जब करवाऊंगा तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको राइट करवा दूंगा। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड तक आपने करे हुए हैं सारे, रेडार सोनार ये सब मेथड किए हुए हैं। इनको हम दोबारा यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, ठीक है। तो ये थे कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के मेथड। अब जैसे कि मान लो कि 4th पॉइंट आपका मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर आपको वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो या वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करना है, जैसे कि किसी मॉलिक्यूल का साइज आपने मेजर करना है, तो उसके लिए भी हम एक मेथड करेंगे, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ओलिक एसिड। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज मेजर करने के लिए आप उसमें लिखें। तो देयर आर मैनी मेथड्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, देखिए 2 मेथड होते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऑब्जेक्ट हमारे असेसिबल होता है, उसके पास हम पहुंच सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम ऑब्जेक्ट के असेसिबल नहीं होते। वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इनडायरेक्ट मेथड की, ठीक है। तो मैं आज आपको फर्स्ट मेथड करवा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, एंड इन दिस वी विल स्टडी पैरालैक्स मेथड। तो देखिए पैरालैक्स मेथड देखिए आप, ठीक है। पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ए नियरर स्टार और प्लैनेट। अब आप कहेंगे कि ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में पैरालैक्स मेथड जो आप बता रहे हो, तो उसमें ये नियरर वर्ड क्यों आया, नियरर डिस्टेंस कैसी हुई? तो देखिए, और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पैरालैक्स मेथड 100 लाइट ईयर से ज़्यादा डिस्टेंस मेजर क्यों नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल तो आप देखिए पैरालैक्स मेथड क्या होता है, टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियरर स्टार और प्लैनेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पैरालैक्स का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर हम किसी पेन को या मार्कर को हमारी एक आई को लेफ्ट क्लोज करके दूसरी आई को ओपन करके, और बैकग्राउंड उसका क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। एक बार एक आई को क्लोज करके दूसरी आई से देखते हैं, फिर दूसरी आई को क्लोज करके अदर आई से देखते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है दैट विल शिफ्ट। मीनिंग क्या हुआ, द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरालैक्स, ठीक है। तो देखिए पैरालैक्स का क्या मतलब हुआ, द शिफ्ट इन पोजीशन of an object with respect to बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फिक्स रहना चाहिए, जैसे वॉल है, दीवार है, वो फिक्स है, ठीक है। और अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रहा है, एक बार वो इधर दिखाई दे रहा है तो दूसरी आई से देखने पे वो उधर दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट इज पैरालैक्स, ठीक है।
तो देखिए मान लेते हैं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है O, और उस ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट और राइट आई से देखना चाहते हैं। दिस इज योर लेफ्ट आई एंड दिस इज राइट। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट आई से, मतलब दोनों आंखों से देखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये जो एंगल बनाएंगे ऑब्जेक्ट पे, लेफ्ट और राइट आई, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब उस ऑब्जेक्ट पे एंगल बनाते हैं, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल। ये ध्यान रखना आपने, दिस इज पैरालैक्टिक एंगल। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिज। ये ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? तो देखिए अगर देखो ट्रायंगल की फॉर्म आपको दिख रही है, तो ट्रायंगल में सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं एंगल का। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल यानी कि थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, दिस इज आर्क। तो थीटा इक्वल टू आर्क कितनी है हमारे पास, एल आर बाई में रेडियस, चाहे आप एल ओ मान लो चाहे आप ओ आर लेट कर लो। ये इसका आर्क का क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटर हो तो ये आर्क क्या करेगी, एक सर्कल बनाएगी। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, एल ओ मान लेंगे। ठीक है ना? तो देखिए अगर मेरे को एल ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, मतलब डिस्टेंस मेजर करना हो, तो एल ओ कितना आएगा, थीटा इंटू आर्क। तो अगर इस फॉर्मूले में हमें पैरालैक्टिक एंगल पता हो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है वो पता लग जाए, और आर्क पता लग जाए कि उन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों वैल्यू पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हम पैरालैक्स मेथड से मेजर करके देखते हैं डिस्टेंस ऑफ नियरर स्टार। मतलब ये मेथड सिर्फ 100 लाइट ईयर से लेस देन डिस्टेंस होगी उसी पे एप्लीकेबल होगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस मेथड अप्लाइड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस less than 100 light years। लाइट ईयर्स 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस इसलिए मेजर कर पाएगा क्योंकि 100 लाइट ईयर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो देखिए पैरालैक्टिक एंगल क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए पैरालैक्टिक एंगल को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 100 लाइट ईयर से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई नियर स्टार है एन पॉइंट पे। ठीक है, और अर्थ की पोजीशन को, क्योंकि अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, सन के, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, सन मान लेता हूं। ठीक है, तो अर्थ और ये क्या हो जाएगा, सन। तो जो नियर स्टार है, जो अर्थ है, उसको मैं किसी ए पॉइंट पे लेट कर लेता हूं। तो ए से लेके एन तक, फिर अर्थ की पोजीशन को मैं यहां पे भी लेट कर लेता हूं। तो जब यहां लेट करूंगा तो ये डिस्टेंस, मीनिंग ये हुआ कि हमें ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अर्थ यहां पे है, तब उसको मैंने क्या मान लिया, बी पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, तो नियर स्टार के रिस्पेक्ट में हमने कोई फार स्टार कंसीडर किया कि वहां पे बहुत दूर एक स्टार है, तो उस पॉइंट को मैंने क्या लेट कर लिया, F1।
इसी तरह से यहाँ पे भी फार स्टार के रिस्पेक्ट में, नियर स्टार के रिस्पेक्ट में मैंने कोई फार पॉइंट पे एक स्टार इमेजिन कर लिया, ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि ये एंगल कितना है भाई, θ1। तो अगर ये एंगल θ1 है और अगर हम यहाँ से एक लाइन पास करवाएं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रही है, इसलिए एंगल क्या होंगे, ये सेम होंगे। तो सिमिलरली इस एंगल को अगर मैं θ2 लेट करता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो ये बताओ कि ये टोटल एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। अब देखिए, अर्थ से सन की जो डिस्टेंस होती है, अर्थ से सन की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है उसकी वैल्यू। अर्थ से सन की ये डिस्टेंस भी कितनी होएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी वैल्यू होती है, 1.5496 इंटू 10⁻15, सॉरी 11, 1.496 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने इसे जस्ट पहले आपको बताया था, इसका जो प्रिंसिपल था जिस पे ये वर्क करेगा टॉपिक, तो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, अब दिख रहा है सभी को। ये एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2। तो इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, आर्क लेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ABN, ABN, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। तो हमारे पास एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2, और आर्क कितनी है, दैट इज AB, AB आर्क है, और रेडियस दैट इज AN, उसको कितना लिखेंगे, AN। आप AN भी लिख सकते हो, BN भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जो आर्क है उसमें कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक और एक 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो θ1 प्लस θ2, AB आर्क की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बाय में क्या आएगा, AN। और हमें डिस्टेंस किसकी पता करनी है, अर्थ से लेके उस नियरर स्टार की करनी है, और वो कितनी है, AN। तो यहां से AN कितना आएगा भाई, तो AN आएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय में θ1 प्लस θ2। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने ध्यान रखना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, अर्थ टू सन, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो AN इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 बाय में θ1 प्लस θ2। अगर हमें θ1 और θ2 की वैल्यू पता हो तो हम इजीली कह सकते हैं कि A से N का डिस्टेंस कितना है, मतलब अर्थ से उस नियर स्टार का डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है क्या? इसको 2 बार देख लेना वीडियो में, अगर क्लियर ना हो तो इजीली आप इसको कर सकते हो। अच्छा, मैं ये आपसे ये कह रहा था कि जो अदर मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप एक बार इसी वीडियो से एक लेक्चर, एक टॉपिक ये कंप्लीट करें। थैंक यू।